हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास सेवन्थ वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4, क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 4 है मिठाई वाला। और इसके कल हमने राइटर याद करवा दिया था, भगवती प्रसाद वाजपेयी है इसके राइटर। और आज हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। और सभी ने बच्चों ने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा सबको। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल अच्छे से, और अभी इसी वक्त आपको याद हो जाएगा। ओके, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से सुना होगा तो आपको अभी सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो वन बाय वन हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 80 हैं और इसके फिर एमसीक्यू भी करेंगे। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? ठीक है, तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो कई कई महीनों के बाद क्यों आता था? फर्स्ट बार वो 6 महीने के बाद आया था और सेकंड बार वो 8 महीने के बाद आया था। सबसे पहले खिलौने लेकर आया था, उसके बाद मुरली लेके आया था, फिर वो मिठाई लेके आया था। तो पहले बार खिलौने लेकर आया था और वो बहुत ही मधुर स्वर में मुरली बेचता था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? देखिए, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि वह अलग अलग ढंग से बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था कि वो अलग अलग ढंग से बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक तो ये बताना आपको। और वास्तव में बच्चों से वह बहुत अधिक प्रेम करता था। बच्चों को देखकर वो बहुत खुश होता था और बच्चों को देखकर अपने दुख को कम करता था। मिठाई वाला खिलौने बेचने का काम नहीं करता था। और देखो, ना तो वो एक अमीर आदमी था, ना तो वो खिलौने बेचने का काम करता था, ना ही वह मुनाफा कमाना चाहता था। लेकिन वह बच्चों को देखकर बहुत खुश होता था और वह बच्चों में अलग अलग ढंग से इसलिए चीज़ें बेचता था क्योंकि अलग अलग प्रकार की चीज़ें बेचने से सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, इसलिए वो अलग अलग चीज़ें बेचता था। और एक आपको ये अमीर आदमी भी दिखाना है। वह एक अमीर आदमी था, वह मुनाफा कमाने के लिए खिलौने नहीं बेचता था। ठीक है, वह तो केवल उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखना चाहता था। वह केवल अपने बच्चों उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए आता था, इसलिए वह कई कई महीनों के बाद उस नगर में आता था। ठीक है, जब उसको बच्चे देखने के मन होता था तो वो आता था वहाँ पे। हो गया याद सभी बच्चों को? सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? देखो वो क्या था, इतना एक सबसे पहले उसका अच्छा स्वभाव भी था और एक वो बहुत मधुर स्वर में बोलता था। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद करनी है, मधुर स्वर और स्वभाव बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपको भी इस मिठाई वाले की तरह अच्छा बोलना है और मधुर स्वभाव बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर देंगे। मिठाई वाले का सबसे बड़ा गुण था उसका मधुर ध्वनि। तो उसका सबसे बड़ा गुण क्या था? उसकी मधुर ध्वनि। जब वह मधुर ध्वनि में गीत गाता था तो दूसरों से बातें करता था तो सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। जब मिठाई वाला मधुर ध्वनि में गीत गाता था और दूसरों से बातें करता था तो सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। कैसा था उसका स्वभाव? बहुत ही अच्छा था। इस गुणों के कारण सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। एक तो स्वभाव दिखा देना है आपको और एक मधुर ध्वनि। ओके, और एक दो लाइन अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं? दोनों तर्क देते हैं, मुरली वाला भी तर्क देता है और विजय बाबू भी तर्क देता है। तो जब वो विजय बाबू पूछता है कि मुरली वाले कितने के दे रहे हो, तो वो कहता है कि बाबूजी ये 3-3 पैसे की हैं लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो विजय बाबू क्या कहता है कि तुम लोगों को ये आदत होती है 2-2 पैसे की बेचनी है, लेकिन तुम मुझे 3 पैसे कहकर 2 में देकर मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। ऐसे हुआ था ना चैप्टर में। तो उसने कहा था मुरली वाले ने, नहीं बाबूजी, हम चाहे अपने कितने भी खाने में आपको दे दे, लेकिन जो ग्राहक होता है वो ऐसे ही सोचता है कि दुकानदार उनको लूट रहा है। ये उनके आपस में उनकी बातचीत थी, तर्क थे। तो कैसे लिखेंगे आप?
विजय बाबू को लगता था कि मुरली वाला अपनी मुरली महंगी बेच रहा है। विजय बाबू को क्या लगा कि मुरली वाला महंगी दे रहा है, इसलिए वह अपने पक्ष में तर्क देकर कहता है कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। क्या कहता है उसको, मुरली वाले को, कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते तो सभी को 2-2 पैसे मुँह पर, मेरे ऊपर एहसान का बोझ लाद रहे हो। ठीक है, मुरली वाला अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए फिर मुरली वाला कहता है, नहीं बाबूजी, आपको क्या पता आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है। यानी कि उसने बहुत सारी मुरली इकट्ठी खरीदी थी ना, तो उसको 2 पैसे में पड़ी थी। एक मुरली 2 पैसे में नहीं आएगी। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज़ क्यों न बेचे। यानी कि हम जो क्या है, हानि उठाकर भी चीज़ दुकानदार क्यों न बेच दे, लेकिन जो ग्राहक होता है उसको लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। यहाँ तक बोलते हैं, आप भला क्यों विश्वास करेंगे। ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे खिलौने वाला आता है तो बच्चे क्या करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मचल जाते हैं, और जाकर तोतली भाषा में पैसे पैसे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, और फिर वो सारे बच्चे अपने अपने पसंद का खिलौना लेकर अपने घर चले जाते हैं। ये तो उनकी प्रतिक्रिया दिखानी है आपको। ठीक है, तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती है। ये 2 वर्ड आपको याद करने, सहज और स्वाभाविक। तो बच्चे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, सहज और स्वाभाविक। वे अपना अपना खेल को छोड़कर इठलाते हुए, वे अपने अपने जो खेल खेल रहे हैं ना, उस खेल को छोड़कर भागे भागे खिलौने वाले के पास जाते हैं और उसको समूह में बनाकर उसको घेर लेते हैं। सारे बच्चे खिलौने देखकर मचल उठते हैं और वे अपने अपने तोतली भाषा में खिलौनों का कीमत पूछते हैं। सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने अपनी तोतली भाषा में खिलौनों की कीमत पूछते हैं और फिर अपने अपने पसंद से खिलौने के लिए जिद भी करते हैं और खिलौनों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, बड़ा ही आसान है। रोहिणी को मुरली वाले के सबर से खिलौने वाले का सबसे पहले खिलौने वाला आया था। समझ मतलब होता है याद आना। तो जब मुरली वाला आया तो उसको, रोहिणी को क्यों लगा कि ये खिलौने वाले जैसा ही है, ये खिलौने वाले जैसी आवाज़ आ रही है ना, तो समझ मतलब उसको क्यों याद आई उस खिलौने वाले की, जब मुरली वाला गाँव में बेचने के लिए आया। तो रोहिणी कहानी की प्रमुख नारी पात्र है। ठीक है, रोहिणी क्या है, कहानी में प्रमुख नारी पात्र है। वह खिलौने वाले के मधुर स्वर को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। वह खिलौने वाले का जो मधुर स्वर है उसको बहुत ही अच्छे से पहचानती है। वह खिलौने वाले के मधुर स्वर को बहुत अच्छी तरह से जानती है, किंतु कुछ महीने से वह उसके नगर में नहीं आया था। अब वह खिलौने की अपेक्षा मुरली बेचने लगा था। अब कुछ समय के बाद वो आया तो खिलौने की जगह पे मुरली बेचने लगा था। वह भी बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गा गा कर खिलौने बेचता था। मुरली वाला भी क्या कर रहा था, ऐसे ही गा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला ऐसे बेच रहा था। उसकी ध्वनि भी वैसे ही मधुर थी, इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले का याद आ गई। ठीक है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। देखो, जब वो चिक के पीछे से उसकी रोहिणी मम्मी बोल रही है चुन्नू मुन्नू की मिठाई लेकर, जब वो आता है तो उसकी दादी पूछती है कि भाई आप कौन हो, इतने सस्ते में खिलौने क्यों दे रहे हो। तो वो उसकी दादी की बातों को सुनकर भावुक हो जाता है और उसको अपने पत्नी और बच्चों की याद आ जाती है, और वो उसके पैसे भी नहीं लेता उनसे और अपने बच्चे समझकर उनको छोड़ जाता है, पैसे भी, उनको मिठाइयाँ दोनों बच्चों को दे देता है। ठीक है, तो किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, तो रोहिणी के घर में रहने वाली दादी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसे दादी की बात सुनकर अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ गई थी। जब उसने पूछा ना, तुम क्यों करते हो, कितने इतने सस्ते में क्यों देते हो, तो उसने बताया, उसे अपने पत्नी और बच्चों की, दादी की बात सुनकर पत्नी और बच्चों की याद आ गई। वह अपने जीवन में उसे अपने जीवन के वे दिन भी याद आ गए जब वह एक अमीर व्यक्ति था। उसे अपने बचपन के वो दिन भी, अपने जीवन के वो दिन भी याद आ गए जब वह एक अमीर व्यक्ति था
और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुशी जीवन जीता था। वह भी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। और इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताते हुए कहता है, वस्तुओं को बेचकर इन बच्चों में मैं अपनी, देखो वो कहता है कि वो उसको याद आ गया जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन जीता था। लेकिन अब वो क्या करता है कि इन चीज़ों को, इन व्यवसाय मतलब खिलौने, मुरली और ये सब बेच रहा है। तो इन चीज़ों को बेचकर वो क्या करता है, वो इन वस्तुओं को बेचकर इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि को देखता है। ठीक है, इन बच्चों को देखने के लिए वो आता है और इन बच्चों में ही वो खुद सोचता है कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने भी जन्म लिया होगा। तो इन बच्चों में वो अपने बच्चे को देखना चाहता है और वो खुश होता है और उसको संतोष प्राप्त होता है ऐसा करने से। बस यही है, वह इन बच्चों में ही अपने बच्चे को देखता है। बस इतना लिखना है, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। जब मिठाई वाले को मिठाई लेने के बाद पैसे दिए और जब उनकी बातचीत हो गई पूरी, उन्होंने बताया, मिठाई वाले ने अपनी पूरी कहानी बताई पहले की, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे समझकर चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दी और कहा कि अब इन मिठाई के पैसे मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो क्यों नहीं लिए पैसे, क्योंकि वो उन बच्चों को अपने बच्चे जैसे समझ रहा था, इसलिए वो पैसे नहीं ले रहा था। दादी ने जब मिठाई वाले से उसके इस काम को करने का विषय पूछा, उस काम को करने का विषय पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो वह बहुत भावुक हो गया मिठाई वाला, और उसकी आंखों में अपने बच्चे और पत्नी की तस्वीर जा गई। जब दादी जी ने पूछा कि तुम ये क्यों काम करते हो, तो वह मिठाई वाला बहुत भावुक हो गया और उसको अपनी पत्नी और बच्चे की जो तस्वीर थी वो जागृत हो गई। उसकी आंखों में उसको बच्चे और पत्नी दिखाई देने लगे। वह अपने सुंदर और प्यारे परिवार रूपी संसार को याद करने लगा। उसको याद आया कि वह कितना खुश था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, उसके कितने अच्छे बच्चे थे और उसे चुन्नू मुन्नू दोनों अपने बच्चे जैसे ही लगते थे। इसलिए उन्होंने कागज की पुड़िया में मिठाई दे दी और जब रोहिणी ने मिठाई के पैसे देने चाहे तब उसने पैसे बिना लिया ही वह चला गया और जाते जाते कह गया कि इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, तो अपने बच्चे समझकर पैसे दिए थे ना, बस वही दिखाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक क्या होता है, पर्दा के पीछे से बात करना। तो क्या आप आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों करती हैं? आपकी राय में क्या ये सही है या गलत है, तो ये आपको बताना है। तो देखो, वास्तव में जो चिक के पीछे से बात करना एक पिछड़ेपन को प्रकट करता है। वास्तव में यह कहानी काफ़ी समय पहले की घटना बताती है। जो कहानी है ये बहुत पुराने समय की है। उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, जो पहले के समय में क्या था कि पर्दा प्रथा का प्रचलन था, पहले लोग पर्दा करते थे, इसलिए रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, पर्दे से बात करती है। किंतु आज समय बदल गया है। क्या हुआ है? आज समय बदल गया है, आज स्त्रियां पढ़ने लिखने लगी हैं और पर्दा प्रथा का प्रचलन कम हो गया है। आज पर्दा प्रथा अच्छा नहीं समझा जाता। स्त्रियां बराबर काम करती हैं और पर्दा प्रथा नहीं करती हैं। इसलिए जब स्त्रियां चिक के पीछे से खड़ी होकर बात नहीं करती हैं, यदि किसी स्थान पर ऐसा करती भी होंगी तो किसी मजबूरी के कारण ही करती होंगी। देखो, आज क्या है, पर्दा प्रथा खत्म हो गया है और सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। पर्दा प्रथा अब नहीं होता है, कोई भी चिक के पीछे से बात नहीं करता है। अगर ऐसा करते हैं, चिक के पीछे से बात करते हैं, तो उनकी या तो कोई मजबूरी रही होगी या फिर उनका ऐसा जो बर्ताव है वो ये दिखा। आज वो स्त्री हैं, वो पुरुष के समान स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र उनको अधिकार हैं। अगर पर्दा प्रथा होता है ना, तो ये सब पिछड़ेपन को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से आप अपनी राय देना चाहो तो हमारी तरफ से ये सब करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हमारी राय में ऐसा उचित नहीं है। ये तो हो गई इसके बेटे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के। अब इसके हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू इसमें है 16। तो 16 आपको देखने हैं कि कितने आपको आते हैं। तो आप अपने सभी बच्चे ईमानदारी से टिक लगाएंगे कि आपको ये आता था, ये आता था, ये आता था। अगर 16 में से आपको 12, 13, 14 तक भी आते हैं ना, तो आपको चैप्टर अच्छे से ठीक से समझ में आया है। कोशिश करें आप 17, 18 तक का, 16 तो हैं इसमें, तो कोशिश करें आप 14, 15 तक तो आंसर दें। ठीक है बेटा, और एक दो क्वेश्चन तो चलो इधर उधर से भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से होते हैं और सभी बातें मैंने समझा दी हैं। तो आइए देखते हैं, आपका एक टेस्ट टाइप हो गया।
सभी बच्चे जो ईमानदार होंगे वो ईमानदारी से आंसर देंगे बेटा, देखना। मिठाई वाले नामक कहानी के लेखक का नाम बताना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, सबको याद है। मिठाई वाला नगर में सबसे पहले क्या बेचने के लिए आता है? तो मिठाई वाला नगर में सबसे पहले क्या बेचने आया था? खिलौने बेचने आया था। उसके बाद क्या आया था? सेकंड में आया था वो मुरली बेचने आया था। और थर्ड में आया था वो मिठाई बेचने आया था। और सेकंड में जब वो आया था वो 6 महीने के बाद आया था, और उसके बाद वो 8 महीने के बाद आया था। ठीक है, देखिए अब, किसके आने पर युवतियाँ चीखों को उठाकर नीचे झाँकने लगती है? जब खिलौने वाला आता है तो औरतें चीखों को उठा उठा कर नीचे झाँकने लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते हैं? तो बच्चे खिलौने वाले को देखकर पुलकित होते हैं, खुश हो जाना। राय विजय बहादुर का रोहिणी के साथ क्या संबंध था? राय विजय बहादुर का रोहिणी के साथ पति पत्नी थे वो दोनों, है ना। और चुन्नू मुन्नू उनके बच्चे थे। खिलौने वाला कितने महीने बाद नगर में दूसरी बार आया? दूसरी, पहले वो खिलौने लेकर आया, दूसरी बार आया और 6 महीने के बाद, तीसरी बार आया था वो 8 महीने के बाद, जब वो मिठाई लेकर आया था। खिलौने वाला दूसरी बार नगर में क्या बेचने के लिए आया था? मुरली बेचने आया था। मिठाई वाला अपनी मुरली को कितने पैसे में बेचता था? तो मिठाई वाला अपनी मुरली को 2 पैसे में बेचता था। कहानी में मिठाई वाले की उम्र कितनी बताई गई है? कहानी में मिठाई वाले की उम्र 30-32 वर्ष बताई गई है। मिठाई वाला कैसा साफा बांधता था? बीकानेरी साफा बांधता था, ये भी चैप्टर में आया था। भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। ये सब किसके विषय में कहे गए थे? ये शब्द कहे गए थे मुरली वाले के विषय में, जो पहले खिलौने बेचता था, अब मुरली बेचता था, तो मुरली बजा रहा था, तो वो कह रहा था मुरली बजाने में वो उस्ताद है। चुन्नू मुन्नू के पिता का क्या नाम था? चुन्नू मुन्नू के पिता का नाम था विजय बहादुर। क्या नाम था? राय विजय बहादुर। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरली थी? मुरली वाले के पास कुल 57 मुरलियाँ थी। और तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, ये शब्द किसके लिए कहे थे? ये शब्द कहे थे विजय बाबू ने, मुरली वाले के लिए कहे थे। मिठाई वाला नगर में तीसरी बार कितने महीने बाद आया था? ये 8 महीने बाद आया था। और मिठाई वाले के बच्चे कितने थे? 2 थे। बस खत्म सारे क्वेश्चन। आशा है सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और सभी बच्चे इसका अच्छे से आंसर भी समझ गए होंगे, MCQ भी समझ गए होंगे। और बेटा सभी बच्चे इसका अभी एक बार रीडिंग मार देख लेंगे क्वेश्चन आंसर की। और एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने करवा दी वो तो बेस्ट है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बनता है, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो चैप्टर से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सभी क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही लिखने होते हैं। और खुद कोशिश कीजिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता पेपर में। सभी क्वेश्चन के आंसर अपने हिसाब से देना सीखिए, ठीक है। क्योंकि NTC में और NCERT में, तो NCERT की तो करवा दी, NTC में थोड़ा घुमा फिरा के आ जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन सभी बच्चे अपने हिसाब से अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से समझेंगे। सब उसको उसमें लिखा हुआ है, कितने पैसे के थे, मुरली वाला कितने टाइम बाद आया था, कैसा साफा था, क्या नाम था, क्या उसकी पत्नी का नाम था, क्यों, कैसा उसका गाना गाता था, क्या क्या बोलता था, बच्चे कैसे अट्रैक्टिव होते थे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। और ठीक है बेटा। और वो क्या प्राप्त करता था, उसको जैसे उस मुरली वाले कितने बच्चे थे, उनको क्या हो गया था, और ये खिलौने बेचकर क्या प्राप्त करता था, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख प्राप्त करता था। ये सब आपको याद हो गए होंगे। आशा है सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।